हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री विद डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी। स्टूडेंट्स, आज हम आपसे अपने इस टॉपिक में मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, भारत में यूरोपियों का आगमन पर बात करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, भारत में आने वाले 4 प्रमुख देशों में पुर्तगाल, हॉलैंड या नीदरलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस का देश मुख्य था। स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, भारत में आने वाले प्रमुख यूरोपियन देशों में 4 देशों को मुख्य माना जाता है। इन 4 यूरोपियन देशों में सबसे पहला देश है पुर्तगाल। फर्स्ट नंबर पर पुर्तगाल है। सेकंड नंबर पर हॉलैंड या नीदरलैंड जिसको कहा जाता है और जिन्हें डच भी कहते हैं। तीसरे नंबर पर इंग्लैंड का देश है और चौथे नंबर पर फ्रेंच है। स्टूडेंट्स, आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इन चारों देशों को एक सीक्वेंस में मैंने लगा कर रखा है। इंडिया में आने का जो सीक्वेंस है इन देशों का, किस क्रम में देश में आए एक एक करके, उसी क्रम में यहाँ पर मैंने लिख रखा है। इससे आपको आसानी होगी समझने में। जैसे पुर्तगाल देश, जहाँ के लोगों को पुर्तगीज कहा जाता था, सबसे पहले भारत में इन्होंने एंट्री की। उसके बाद हॉलैंड, जिसे नीदरलैंड्स भी कहते हैं, वहां के लोगों को डच कहा जाता है। इस देश ने सेकंड नंबर भारत में एंट्री की। तीसरे नंबर पर ब्रिटिशर्स थे, इंग्लैंड का देश था। और चौथे नंबर फ्रांस का देश, जिसे फ्रेंच कहा जाता है। स्टूडेंट्स, याद करने के लिए एक बहुत आसान सी एक ट्रिक है आपके पास कि एग्जाम में अक्सर आपसे पूछा जाता है कि भारत में आने वाले यूरोपियन कंट्रीज के सीक्वेंस के बारे में बताइए। तो आप यहाँ पर आसानी से याद कर सकते हैं। एक आपको ट्रिक आप समझ लें, एक शब्द है, ये आप लिखें पी डी ई और एफ। PDEF आप देख सकते हैं, PDEF। पी से पुर्तगाल, डी से डच, ई से इंग्लैंड और एफ से फ्रेंच यानी फ्रांस। पीडीएफ आपको याद करने में आसानी होगी। पीडीएफ बीच में ई लगा दीजिएगा, पीडीईएफ से आपको ये सीक्वेंस आसानी से आपको याद हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा कि इंडिया में आने वाले यूरोपियन देशों में सबसे पहला देश पुर्तगाल था, पुर्तगीज। और उनकी डेट है 1498 में भारत में इनका आना हुआ और 1663 में इनका डिक्लाइन टाइम है। भारत में इनके व्यापार का अंत हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक डेट लिखी है 1961, 1961 तक पुर्तगीज की कॉलोनी भारत में बनी रही। 1961 में आजाद भारत ने इनको अपने देश से इस कॉलोनी को बाहर किया था, यानी अपने देश में इनकी कॉलोनी को अपने देश में मिला लिया था। इससे आप ध्यान रखिएगा कि यूरोपियन कंट्री में भारत आने वाला सबसे पहला देश पुर्तगाल था और सबसे लास्ट में भारत से जिसका अंत हुआ वो भी यूरोपियन देशों में पुर्तगाल ही था। यानी पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे पहले आने के बाद सबसे बाद में भारत से गए। सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे, सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली थे। सेकंड नंबर पर डच है। डच की डेट आप देख रहे होंगे, 1602 1602 ईस्वी से 1759 1759 ईस्वी तक इनका व्यापार भारत में चलता रहा। थर्ड नंबर पर ब्रिटिशर्स, इंग्लैंड देश है। यहाँ पर डेट लिखी हुई है 1600 ईस्वी से 1947 ईस्वी, 1600 to 1947 AD। फ्रांस अंतिम आने वाले देशों में, यूरोपियन देशों में जो प्रमुख स्थान रखता है उसमें फ्रांस है, फ्रेंच। 1664 to 1760, 1664 से 1760 ईस्वी तक इन्होंने भारत में अपना व्यापार बनाकर रखा। स्टूडेंट्स, एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप जो डेट देख रहे हैं इसमें डच की डेट यहाँ पर आपको 1602 ईस्वी दिखाई दे रही है, 1602 ईस्वी। और इंग्लैंड की आपको दिखाई दे रही होगी 1600 ईस्वी, 1600 AD। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इंग्लैंड तो पहले आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो डेट लिखी हुई है इन यूरोपियन कंपनियों की फाउंडिंग की डेट है। डच कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई और इंग्लैंड कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई।
लेकिन भारत आने वाले यूरोपियन देशों में इंग्लैंड से पहले डच भारत में एंट्री कर चुके थे। इंग्लैंड इनके बाद आया। ये डेट यानी अगर पूछा जाए कि कंपनी की स्थापना हॉलैंड, नीदरलैंड या डच कंपनी की स्थापना हुई पहले हुई या इंग्लैंड की, तो आप लिखेंगे कि इंग्लैंड यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पहले हुई, डच की कंपनी की स्थापना बाद में हुई। और भारत में आने वाले देशों में अगर आप सीक्वेंस देखेंगे तो आपको ये पीडीईएफ याद रखना होगा। ये पीडीईएफ यानी पुर्तगीज, डच, इंग्लैंड और फ्रांस का देश। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये जो मेरा टॉपिक है और ये जो वीडियो है, ये अराइवल यूरोपियंस इन इंडिया का फर्स्ट पार्ट है। इस फर्स्ट पार्ट में मैंने सिर्फ पुर्तगीजों के बारे में बात की है, आपसे पुर्तगाल के देश के बारे में, पुर्तगाल से आने वाले पुर्तगीजों के बारे में बात की है। और इसमें आपको बहुत डिटेल में आपको लगभग सारी चीजें मिल जाएंगी जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगी, और आपकी जानकारी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट लगभग इसमें दे दिया गया है। स्टूडेंट्स आप एक एक करके देखते चलिएगा। ये पुर्तगीज डेट वही है 1498 टू 1663, 1663 ईस्वी तक इन्होंने 1498 से 1663 ईस्वी तक भारत में अपना व्यापार बहुत अच्छे से किया। लेकिन अगर इनका भारत से अंत पूछा जाए तो वही जो हमने अभी पिछली स्लाइड में आपसे बात की थी, 1961, 1961 ईस्वी में भारत से इनका पूरी तरह से खात्मा किया गया। तो फिर वही बात आप ध्यान रखिएगा कि भारत में आने वाले यूरोपीय देशों में पहला देश पुर्तगाल, और भारत से जाने वाले यूरोपीय देशों में सबसे अंतिम देश पुर्तगाल ही था। एक एक करके आप स्टूडेंट सब आप यहाँ पर देखते चलिएगा, एक एक टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको कंसेप्चुअल भी चीजें मिलेंगी और फैक्चुअल चीजें भी आपको यहाँ पर मिलेंगी, फैक्ट भी आपको मिलेंगे, डिस्क्रिप्टिव बेस में भी आपको सारी चीजें मिलेंगी। ध्यान से देखिएगा, ये एक एक पॉइंट है यहाँ पर। प्रिंस हेनरी ऑफ पुर्तगाल, जिसका टाइम था 1394 टू 1460, ग्रेटली इनकरेज नेविगेशन एंड एक्सप्लोरेशन, ही इज ऑफन कॉल्ड प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। पुर्तगाल का राजकुमार प्रिंस हेनरी, जो एक बहुत ही बड़ा खोजकर्ता था, बहुत ही प्रयोग करने वाला व्यक्ति था, इसको इस आधार पर प्रिंस हेनरी द नेविगेटर कहा जाता था। स्टूडेंट्स, प्रिंस हेनरी ये पुर्तगाल का राजकुमार, इसने देशों की खोज के लिए पुर्तगाल से चल करके समुद्री यात्रा की, और ये एक टाइम पर आकर के ये अपने देश से कुछ ही आगे बढ़ पाया, बाकी देशों की यात्रा वो नहीं कर पाया। इसके बाद सेकंड नंबर पर आप देखें बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज रीच्ड केप ऑफ गुड होप, उत्तमा सांतरीप, साउथ अफ्रीका इन 1487, व्हिच ही कॉल्ड द केप ऑफ स्टॉर्म्स। ये दूसरा व्यक्ति था बार्थोलोम्यू डियाज, जो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन थी। ध्यान रखिएगा, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। बार्थोलोम्यू डियाज 1487 में 1487 ईस्वी में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से भारत की खोज के लिए, ईस्ट इंडिया की खोज के लिए चला, और ये साउथ अफ्रीका 1807 में साउथ अफ्रीका के बॉटम पार्ट, एक साउथ अफ्रीका के सबसे निचले हिस्से में रुका, और उसको उसने नाम दिया केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, जिसको उत्तमाशा अंतरीप भी कहते हैं, व्हिच कॉल्ड द केप ऑफ स्टॉर्म, और इसको तूफानी अंतरीप भी कहा जाता है, तूफानी अंतरीप भी कहा जाता है। बार्थोलोम्यू डियाज जहां तक पहुंचा उसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। ये दक्षिण अफ्रीका के सबसे निचला हिस्सा है। 1487 में ये यहाँ पर बार्थोलोम्यू डियाज पहुंचा था। ठीक इसके 10 साल बाद आप देखेंगे, 10 साल बाद वास्को ड गामा, इस नाम से आप बहुत ही, ये बड़ा मशहूर नाम है, इस नाम से आप बिल्कुल इस नाम को आप सुने होंगे, जान रहे होंगे, इस नाम को अच्छे से जान रहे होंगे। वास्को डी गामा डिस्कवर्ड अ न्यू रूट टू इंडिया एंड रीच्ड द फेमस पोर्ट ऑफ कालीकट ऑन May 17, 1498। वास्को डी गामा ने भारत आने का एक नए रास्ते की खोज की, और वो इस खोज में हेल्प फ्रॉम इंडियन मर्चेंट अब्दुल मजीद। बार्थोलोम्यू डियाज की तरह से वास्को डी गामा भी केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा, लेकिन वहां पर उसको एक भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता मिली, और अब्दुल मजीद की हेल्प से उस May 17, 1498, 17 मई
1498 ईस्वी को एक भारतीय राज्य कालीकट यानी केरल, जो प्रेजेंट टाइम में केरल है, केरल के कालीकट में उतरा। He received friendly treatment from the Hindu king of Calicut, whose title was Samothri or Jamorin. वास्को डी गामा जब कालीकट उतरा तो वहां पर हिंदू राजा का शासन था, जिनकी पैतृक उपाधि जमोरिन थी। उन्हें समोथरी या जमोरिन भी कहा जाता है। उन्होंने वास्को डी गामा का बड़ी मित्रतापूर्ण स्वागत किया। He became the first Portuguese explorer to reach India via the African coast successfully। और वास्को डी गामा पहला पुर्तगीज खोजकर्ता था जो साउथ अफ्रीका के रास्ते, अफ्रीकन कोस्ट के रास्ते भारत में सफलतापूर्वक पहुंचा था। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वास्को डी गामा के आने की जगह कहां पर वो उतरा था? केरल के कालीकट में। और डेट 17 मई 1498 ईस्वी, 17 मई 1498। और राजा की जो पैतृक उपाधि थी जमोरिन उनको कहा जाता था। अब्दुल मजीद एक व्यापारी थे, उनकी सहायता से यहाँ पर उतरा था वास्को डी गामा। उसके बाद वास्को डी गामा ने यहाँ पर एक अच्छा व्यापार किया, यहाँ से काफी सामान खरीदा और यहाँ से फिर वो वापस फिर से अपने देश 1498 में ही वापस अपने देश लिस्बन लौट गया। वास्को डी गामा का यहाँ के अरब व्यापारियों ने, केरल के अरब व्यापारियों ने और मुस्लिम व्यापारियों ने, यहाँ के स्थानीय व्यापारियों ने वास्को डी गामा का एक हल्का विरोध भी किया था, क्योंकि ये बाहरी व्यापारी थे। इनको लगा ऐसा ना हो कि हमारे व्यापार में इनका इंटरफेयर होने लगे। वास्को डी गामा ने काफी सामान यहाँ की काफी चीजें खरीद कर अपने देश वापस लौट गया। और जब वहां वापस पहुंचा तब उसने जो यहाँ के ले गए सामान की जो सेलिंग की, उससे उसको जो प्रॉफिट हुआ, उससे पूरे देश में एक उत्साह बढ़ा कि ये ईस्ट इंडिया, ये भारत का जो देश है, ये व्यापार करने के बहुत अच्छे व्यापार करने के लायक देश है। वास्को डी गामा came to India for the second time in October 1502 AD। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया था। पहली डेट 17 मई 1498 ईस्वी, दूसरी अक्टूबर 1502 ईस्वी में, जहां पर कुछ अरब व्यापारियों और पुर्तगीजों के बीच में एक विवाद की स्थिति बन गई थी, एक कन्फ्लिक्ट खड़ा हो गया था। इसको सुलझाने के लिए वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में फिर भारत आया, उसका फिर वापस लिस्बन लौट गया। इन 1524 तीसरी बार 1524 ईस्वी में ही केम टू इंडिया फॉर द थर्ड टाइम एज ए गवर्नर। ध्यान रखिएगा, वास्को डी गामा तीसरी बार 1524 ईस्वी में पुर्तगाल के गवर्नर के रूप में तीसरी बार भारत आया। और ही डाइड ऑफ मलेरिया इन कोच केरल ऑन दिसंबर 24, 1524। और दुर्भाग्य था वास्को डी गामा का कि यहाँ पर उसको मलेरिया रोग हो गया और यही केरल के कोच्चि नामक जगह पर 24 दिसंबर 1524 ईस्वी को वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई। एक पुर्तगाल के एक पहले खोजकर्ता, फर्स्ट एक्सप्लोरर की मृत्यु भारत में हुई। भारत का खोजकर्ता था, भारत में उसका अंत हुआ। स्टूडेंट्स आगे देखें, ऑन मार्च 9, 1500 AD, Pedro Alvarez Cabral, commanding a fleet of 13 ships and 1200 people, sailed from Lisbon, capital of Portugal, to India। 1500 ईस्वी में 9 मार्च 1500 ईस्वी को पेड्रो अल्वारेज कैब्रल पुर्तगाल के गवर्नर के रूप में, पुर्तगाल के पहले गवर्नर के रूप में आप इनको कह सकते हैं। और अगर आप बार्थोलोमेव डियास को एक गवर्नर का पार्ट माने तो ये सेकंड गवर्नर है पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। व्यापार के उद्देश्य से पुर्तगाल देश ने 13 बड़ी जहाजों के साथ, जिसमें लगभग 1200 लोग थे, लिस्बन से, जो पुर्तगाल की राजधानी थी, लिस्बन से इंडिया पेड्रो अल्वारेज कैब्रल को भेजा 9 मार्च 1500 ईस्वी। इट एंटर्ड इनटू अलायंस विद एनिमीज किंग ऑफ कोचीन ऑफ द किंग ऑफ कालीकट। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब इतने लोगों के साथ, इतनी बड़ी जहाजों के साथ व्यापार के दृष्टिकोण से, पूरा व्यापार करने के उद्देश्य से पुर्तगीज का ये पूरा बड़ा बेड़ा 13 जहाजों का जब कालीकट उतरा, यहाँ पर रहने वाले यहाँ के मुस्लिम व्यापारियों ने, अरब व्यापारियों ने
यहाँ के स्थानीय व्यापारियों ने राजा जमोरिन का भी विरोध किया और पुर्तगीजों का भी खुलकर विरोध किया। पुर्तगीज कुछ अब तक यहाँ पर धीरे धीरे अपनी इंपॉर्टेंस दिखा चुके थे। इस विरोध से बचने के लिए पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने, नीचे लाइन देखिए आप, इट इंटर्ड इनटू अलायंस विद द एनिमीज किंग ऑफ कोचीन, द किंग ऑफ कालीकट। कालीकट के राजा जमोरिन ने अपने स्थानीय व्यापारियों और अरब व्यापारियों की मदद के लिए पुर्तगीजों का विरोध किया, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल का विरोध किया। कैब्रल को ये बात पसंद नहीं आई। कैब्रल ने कालीकट के राजा के जो शत्रु देश थे, शत्रु राज्य थे, उन राज्यों से धीरे धीरे समझौता करना शुरू कर दिया, संधियां करना शुरू कर दिया। इनमें किंग ऑफ कोचीन, कोचीन के राजा मुख्य थे, जो कालीकट से नीचे पड़ता था दक्षिण में। कोचीन के राजा से इन्होंने संधि कर ली, व्यापार की एक संधि कर ली। मतलब कालीकट से हट करके भी इनके व्यापार की संधियां होने लगी, जिससे कालीकट का शासक जमोरिन कमजोर पड़ने लगा और अरब व्यापारी, मुस्लिम व्यापारी, स्थानीय व्यापारियों का भी प्रभाव पुर्तगीजों पर कम पड़ने लगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखें, इट बिल्ट द फर्स्ट पुर्तगीज फोर्ट इन द मलाबार रीजन ऑफ द कोचीन इन 1503 AD। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने कोचीन के मलाबार क्षेत्र में, कोचीन के मलाबार क्षेत्र में, क्योंकि कोचीन राजा से इनकी संधि हो गई है, 1503 ईस्वी में पहली पुर्तगीज कोठी खड़ी की। फर्स्ट पुर्तगीज फोर्ट, पुर्तगीजों का उनका पहला किला, एक पहला दुर्ग बनाया 1503 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने कोचीन में, मलाबार रीजन। ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि पुर्तगाल देश की पहली कोठी, पहला फोर्ट, पहला किला भारत में कब और कहां बना, 1503 ईस्वी में कोचीन राज्य के मलाबार क्षेत्र में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इंपॉर्टेंट देखिएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, A new history of Portuguese India to the year 1505. It began when the Portuguese emperor appointed a governor in India for 3 years, getting him considerable privilege and power to protect Portuguese interests. कहा जाता है कि 1505 ईस्वी में जब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को पुर्तगाल के सम्राट ने भारत का नया गवर्नर नियुक्त किया, तब भारत में एक तरह से पुर्तगीजों का नया इतिहास शुरू हो गया। और पुर्तगाल के सम्राट ने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को पूरी शक्तियों के साथ भारत भेजा कि आप संधियां और किसी भी तरह का व्यापारिक जो भी संधियां हों या राज्य किले बनाने की जो भी आपकी शर्तें हों, उन पर आप स्वेच्छा से निर्णय ले सकते हैं। इन 1508 1508 ईस्वी में द कंबाइंड नेवीज ऑफ इजिप्ट एंड गुजरात डिफीटेड अ पुर्तगीज स्क्वाड्रन इन अ नेवल बैटल ऑफ चोल। यहाँ ध्यान दीजिए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने अपने व्यापार को बढ़ाना शुरू कर दिया। कोचीन से ऊपर भी सूरत की तरफ अपने व्यापार को बढ़ाना शुरू कर दिया और इनका प्रभाव लाल सागर, मिस्र और लाल सागर के मुहाने तक और मिस्र के देश तक पड़ने लगा। तो 1508 ईस्वी में इजिप्ट एंड गुजरात, मिस्र और गुजरात की नेवल मिलीजुली एक ज्वाइंट नेवल मिलिट्री ने पुर्तगीज पर आक्रमण कर दिया, बैटल ऑफ चोल, जिसे चौल का युद्ध कहा जाता है, बैटल ऑफ चोल, एंड ड्राव देम ऑफ दीव, और दीव को उनसे ले लिया। इन व्हिच अल्मेडा's सन लॉरेंको डे अल्मेडा वाज किल्ड। और इस युद्ध में, चौल के युद्ध में, बैटल ऑफ चौल में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का बेटा लॉरेंसो डी अल्मेडा की मृत्यु हो गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन फरवरी 1509 ईस्वी में एट द बैटल ऑफ दीव के युद्ध में, आल्सो नोन एज द सेकंड बैटल ऑफ चौल, इसको चौल का द्वितीय युद्ध भी कहा जाता है, अल्मेडा रिवेंज्ड दिस डिफीट बाय कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग बोथ देयर नेवीज। 1509 ईस्वी में, फरवरी 1509 ईस्वी में बैटल के युद्ध में, जिसे चौल का द्वितीय युद्ध भी कहा जाता है, इसमें फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने दोनों की मिश्रित सेना को, मिस्र और गुजरात की ज्वाइंट मिलिट्री को हरा करके अपने 1508 ईस्वी के युद्ध का बदला ले लिया। अल्मेडा ड्रीम वाज टू अचीव पुर्तगीज डोमिनेंस ओवर द इंडियन ओशियन। अल्मेडा का उद्देश्य था
कि भारतीय महासागर में, हिंद महासागर में पुर्तगाल की एक उपस्थिति, पुर्तगाल का वर्चस्व बढ़ाया जाए। दिस पॉलिसी ऑफ हिच केम टू बी नोन एज द ब्लू वाटर पॉलिसी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसे कार्टेज सिस्टम भी कहा जाता है, कार्टेज व्यवस्था। तो ये क्वेश्चन बनता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, कार्टेज व्यवस्था क्या थी, और कार्टेज व्यवस्था या ब्लू वाटर पॉलिसी लागू करने वाला कौन था। पुर्तगीज देश था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने हिंद महासागर में व्यापार को अपने बढ़ाने के लिए, अपने व्यापार को, प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए कार्टेज सिस्टम लागू किया, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहा जाता है। और इसका मतलब था कि अन्य देशों के जो व्यापारी यहाँ से गुजरते थे, यहाँ से व्यापार करते थे, उनको पुर्तगाल को टैक्स देना होता था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने इस कार्टेज सिस्टम को लागू किया। इससे पुर्तगाल का वर्चस्व हिंद महासागर में काफी बढ़ गया था 1509 ईस्वी तक। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पुर्तगाल का गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क arrived in India in 1503 as a squadron commander. अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1503 ईस्वी में भारत में एक स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में आया था। He was appointed वायसराय in 1509. 1509 ईस्वी में उसको पुर्तगाल का भारत में वायसराय नियुक्त किया गया। एंड बाय 1515 ईस्वी ही प्लेड अ की रोल इन एस्टेब्लिशिंग पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। और इसने 1509 से 1515 ईस्वी तक भारत में पुर्तगीज शक्ति को बढ़ाने में इसका प्रमुख रोल था। और एक तरह से इसको रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया कहा जाता है। रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक था। पुर्तगाल की शक्ति का भारत में स्थापना करने वाला एक वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही कहा जाता है। इन 1509 1509 ईस्वी में ही डिफीटेड अ फ्लीट सेंट बाय द मामलुक रूलर्स ऑफ इजिप्ट एंड टू कंट्रोल ऑफ दीव। यहाँ देखें, 1509 ईस्वी में इसने मामलुक शासक, मिस्र के, इजिप्ट के मामलुक शासक को एक युद्ध में हरा दिया। उन्होंने एक फ्लीट भेजी थी, सेना भेजी थी, उसको हरा दिया और टू कंट्रोल ऑफ दीव, और दीव पर अपना कब्जा कर लिया। दीव दमन जो गुजरात के पास है, वहां दीव पर अपना कब्जा कर लिया अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। He made a strong start by seizing Goa from बीजापुर in 1510. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक से गोवा को छीन लिया। गोवा जो पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण पार्ट था गोवा, और इसको अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक से एक मजबूत युद्ध में छीन लिया, यानी गोवा अपने अंडर में ले लिया। दिस वाज द फर्स्ट इंडियन टेरिटरी टू फॉल टू यूरोपियंस सिंस द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर। ध्यान रखिएगा, सिकंदर के बाद ये पहला राज्य था गोवा जो भारतीयों के अधिकार में पूरी तरह से आया था। सॉरी, यूरोपियों के अंडर में ये पहला भारतीय राज्य था। सिकंदर के बाद ये पहला भारतीय राज्य था जिसे यूरोपियन ने अपने अंडर में लिया था, गोवा, और इसको बीजापुर शासक से छीना था 1510 ईस्वी में। श्रेय अल्फांसो डी अल्बुकर्क को जाता है। नेक्स्ट, अल्फांसो ने एक और काम किया। अल्बुकर्क adopted a policy of marriage with हिंदू वुमेन। अल्बुकर्क ने हिंदू महिलाओं से शादी करने की एक नीति बना दी कि पुर्तगाल के लोग, पुर्तगीज के निवासी पुर्तगीज पुरुष भारतीय हिंदू महिलाओं से विवाह करें। इससे अल्फांसो का एक उद्देश्य था कि इस तरह से हम भारतीयों में घुल मिल जाएंगे और आने वाली संतानें हम भारतीय और पुर्तगीज की मिश्रित संतानें होंगी, और उनका फिर पुर्तगीजों से विरोध नहीं रहेगा, और भारतीय कॉलोनियां एक तरीके से पुर्तगीजों और भारतीयों से मिलकर बनेंगी। ये इसकी एक बहुत बड़ी पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ मैरिज विद हिंदू वुमेन। इन 1515, और मुझे लगता है कि इसकी हिंदू वुमेन से जो मैरिज पॉलिसी थी, इसी का एक कारण रहा होगा कि यहाँ जो कॉलोनियां बसी, और सबसे लास्ट टाइम तक 1961 तक पुर्तगीज कॉलोनियां भारत में बनी रही, पुर्तगीज के लोग भारत में बने रहे। इन 1515 ईस्वी में पुर्तगीज कंट्रोल वाज एस्टेब्लिश ओवर मलक्का एंड हार्मुज। ये 1515 ईस्वी में पुर्तगीजों ने ईरान के पास हार्मुज की खाड़ी
जिस पर आज काफी विवाद हो रहा है ईरान और अमेरिका और इसराइल के बीच। मलक्का और हरमुज की खाड़ी पर पुर्तगीजों ने 1515 में अपना कंट्रोल कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। लोकेटेड एट द माउथ ऑफ द रेड सी, जो लाल सागर के मुहाने पर था, न्यू फोर्ट्स वेयर एस्टेब्लिश्ड ऑन सकोत्रा आइलैंड। इसके बाद इन्होंने लाल सागर के पास ही सकोत्रा आइलैंड, सुमात्रा सचिन फोर्ट एंड कोलंबो श्रीलंका, इन सब पर धीरे धीरे अपना अधिकार बना लिया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के टाइम में पुर्तगीजों का इतने पर अधिकार हो गया। बाय अल्बुकर्क टाइम द पुर्तगीज हैज एस्टैब्लिश्ड अ स्ट्रांग नेवल पावर इन इंडिया। अल्बुकर्क के समय में पुर्तगीजों ने भारत में एक नेवल पावर, भारत की नौसेना की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, अगला भारतीय पुर्तगीज गवर्नर, भारत में पुर्तगाल का गवर्नर नुनो द कुन्हा हुआ, वाज अपॉइंटेड वाइसराय नवंबर 1529। 1529 ईस्वी में इसे भारत में पुर्तगीजों का वाइसराय बनाया गया। और आपने शुरू की स्लाइड में देखा है कि 1529 के पहले 1524 ईस्वी में 1524 में वास्को डी गामा गवर्नर बनकर आए थे और 1524 में ही वास्को डी गामा की ही पर मृत्यु हो गई थी। उसके बाद नुनो द कुन्हा 1529 में यहाँ के गवर्नर या वाइसराय बने। He moved the headquarters of the Portuguese government in India from Cochin to Goa। ये इंपॉर्टेंट पार्ट देखिएगा नुनो द कुन्हा का, कि इसने जो पुर्तगाल सरकार का भारत में जो मुख्यालय था कोचीन में, उसको उसने कोचीन से हटा करके गोवा में कर दिया। गोवा बीजापुर से ले ही लिया गया था, गोवा को उसने अपना पुर्तगीज गवर्नर का मुख्यालय बना दिया। बहादुर शाह गुजरात secured Portuguese help during his conflict with the Mughal ruler Humayun by ceding the Islanda basin to them in 1534। यहाँ देखिएगा, बहादुर शाह गुजरात के गवर्नर थे, किसके? मुगल शासक की। मुगल शासक हुमायूं की, या कहें आपकी गुजरात में उस समय मुस्लिम शासक बहादुर शाह का राज्य चल रहा था, बहादुर शाह का शासन था। और मुगल शासक हुमायूं ने बहादुर शाह को के गुजरात राज्य को अपने में मिलाने की कोशिश की। इससे मुगल शासक हुमायूं और गुजरात शासक बहादुर शाह में एक कन्फ्लिक्ट हो गया, एक विवाद खड़ा हो गया। बाय सीडिंग और इस विवाद में हेल्प करने के लिए बहादुर शाह ने, गुजरात शासक बहादुर शाह ने पुर्तगीजों की मदद लेनी चाहिए, और इस पुर्तगीजों ने इनकी मदद की। और इस मदद के बदले में बहादुर शाह ने आइसलैंड ऑफ बेसिन द्वीप 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों को दे दिया। बेसिन द्वीप पुर्तगालियों को 1534 ईस्वी में इस मदद के बदले मिल गया। ही आल्सो देम अ बेस इन दीव। इसके बाद दीव में भी अपना एक कैंप पुर्तगालियों ने बनाया। बहादुर शाह रिलेशंस विद द पुर्तगीज डिटेरियोरेटेड व्हेन हुमायूं लेफ्ट गुजरात इन 1536। जब हुमायूं 1536 में गुजरात से वापस लौट गया आगरे को, तब बहादुर शाह और पुर्तगाल में अनबन हो गई। यानी जैसे ही बहादुर शाह के ऊपर का खतरा खत्म हो गया, बहादुर शाह ने पुर्तगाल से अपने संबंधों में थोड़ा सा उनमें खटास आ गई। इस संबंध को बनाए रखने के लिए ड्यूरिंग द निगोशिएशंस, इस संबंध को बनाए रखने के लिए नुनो द कुन्हा यानी पुर्तगीज और गुजरात शासक बहादुर शाह में एक निगोशिएशंस हुआ, एक समझौता होने की बात हुई। बहादुर शाह वाज कैप्चर्ड ऑन अ पुर्तगीज शिप। बहादुर शाह को पुर्तगीजों ने एक इस समझौते की बात करने के लिए एक जहाज पर बुलाया इन 1537 और उसमें समझौता नहीं हो पाया एंड किल्ड, और बहादुर शाह को पुर्तगीजों ने मार दिया। यानी गुजरात के शासक बहादुर शाह को पुर्तगीजों ने, पुर्तगाली व्यापारियों ने, यानी वहां के गवर्नर ने मार दिया। नुनो द कुन्हा was also attempt to increase Portuguese influence in Bengal by settling several Portuguese citizens in Hooghly as his headquarters। नुनो द कुन्हा का एक श्रेय ये भी है, उसने बंगाल के में भी, यानी बंगाल के हुगली में अपना मुख्यालय बनाया और बंगाल में भी अपने व्यापार की शुरुआत कर दी थी। स्टूडेंट्स, अब आपको वन लाइनर में पूरा पुर्तगीज का राइज एंड द फॉल ऑफ द पुर्तगाल के उत्थान और पतन को वन लाइनर में डेट वाइज आप देखते चलेंगे।
1498 वास्को ड गामा सेल्स टू कालीकट। 1498 में वास्को ड गामा कालीकट में उतरा। 1503 द पुर्तगीज एस्टेब्लिश्ड देयर फर्स्ट फोर्ट इन इंडिया एट कोचीन। पुर्तगीजों ने कोचीन राज्य में भारत में अपना पहला किला बनाया। 1505 ईस्वी द पुर्तगीज एस्टेब्लिश्ड देयर सेकंड फोर्ट इन इंडिया एट कन्नूर। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ द इंडियन टेरिटरी। 1505 में पुर्तगीजों ने भारत के कन्नूर राज्य में अपना दूसरा किला खड़ा किया और फ्रांसिस्को डे अल्मेडा को 1505 में ही भारतीय पुर्तगीज क्षेत्रों का गवर्नर बनाया गया। 1509 ईस्वी अल्मेडा डिफीट्स द कंबाइंड फ्लीट ऑफ गुजरात एंड इजिप्ट। पीछे आपने इन सारी बातों को देखा ही है। 1509 ईस्वी में अल्मेडा ने गुजरात और मिस्र की संयुक्त सेना को हरा दिया था। 1509 ईस्वी में ही अल्फांसो डी अल्बुकर्क वाज मेड वायसराय। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को वायसराय बनाया गया था। अल्बुकर्क डिफीटेड द सुल्तान ऑफ बीजापुर एंड टू कंट्रोल ऑफ गोवा। अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान को हरा करके गोवा पर नियंत्रण कर लिया था। इन सारी बातों को आप पीछे देख चुके हैं। 1511 ईस्वी 1511 में द पुर्तगीज टू कंट्रोल ऑफ मलक्का लोकेटेड इन द आइलैंड ऑफ मलाया। मलाया द्वीप के मलक्का को भी पुर्तगीजों ने 1511 में उस पर अपना कंट्रोल कर लिया, अपना नियंत्रण बना लिया। 1515 ईस्वी द पुर्तगीज कैप्चर्ड होर्मुज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ पर्सियन गल्फ। डेथ ऑफ वायसराय अल्बुकर्क। 1515 एडी में पुर्तगाल देश ने पुर्तगीजों ने हार्मुज को अपने अंडर में ले लिया, जो पर्सियन गल्फ यानी जो ईरान की खाड़ी के पास स्थित है, उसको अपने अंडर में ले लिया। डेथ ऑफ वायसराय अल्बुकर्क। और 1515 ईस्वी में ही वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मृत्यु हुई थी। 1530 ईस्वी द पुर्तगीज मेड गोवा द कैपिटल ऑफ दियर इंडियन किंगडम। पुर्तगीजों ने गोवा को कोचीन से हटा करके अपने भारतीय पुर्तगीज क्षेत्र की राजधानी बनाई थी। 1535 ईस्वी द पुर्तगीज कैप्चर ड्यू। पुर्तगीज ने ड्यू को अपने अंडर में ले लिया था। 1559 एडी द पुर्तगीज टू कंट्रोल ऑफ दमन। पुर्तगीजों का दमन पर भी कब्जा हो गया, ड्यू के बाद दमन। 1566 एग्रीमेंट बिटवीन द पुर्तगीज एंड द तुर्की। पुर्तगाल और तुर्की देश में 1566 ईस्वी में एक एग्रीमेंट हुआ। 1596 द डच आउटस्टेड द पुर्तगीज फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। अब यहाँ से देखें कि पुर्तगीजों की डिक्लाइन शुरू हो गई, पुर्तगीजों का एक तरह से पतन शुरू हो गया। डचों ने साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया से पुर्तगीज को बाहर कर दिया 1596 में। 1612 में द ब्रिटिश डिफीटेड द पुर्तगीज इन सूरत। इंग्लैंड ने, ब्रिटिशर्स ने, अब देखिए ब्रिटिश की एंट्री हो गई। 1612 ईस्वी में इंग्लैंड ने सूरत से पुर्तगीजों को भगा दिया, हटा दिया एंड एस्टेब्लिश दियर फैक्ट्री। और 1612 में अपनी फैक्ट्री, वहां पर अपनी एक फैक्ट्री, अपना एक उद्योग लगाया, फैक्ट्री लगाई, अपना एक कारखाना लगाया। 1641 1641 में द डच कैप्चर द मलक्का फोर्ट फ्रॉम द पुर्तगीज। पुर्तगीजों से मलक्का की किला भी ले लिया। 1659 श्रीलंका गोज आउट ऑफ पुर्तगीज हैंड्स। 1659 में पुर्तगीजों के हाथ से श्रीलंका भी चला गया। 1663 द डच कंक्यूर्ड ऑल द फोर्ट्स इन मलाबार। केरल के आसपास मलाबार के क्षेत्र के सारे किलों को डचों ने पुर्तगीजों से जीत लिया, डिसाइसिवली ड्राइविंग द पुर्तगीज आउट ऑफ इंडिया। और इस तरह से 1663 ईस्वी में पुर्तगीज भारत से बाहर भगा दिए गए। लेकिन स्टूडेंट्स, पीछे आपने देखा ही कि पुर्तगीज 1663 ईस्वी में भारत से बाहर भगा तो दिए गए, यानी इनका व्यापार तो पूरी तरह से डचों ने इनका व्यापार खत्म कर दिया, जिसमें इंग्लैंड का भी सहयोग रहा, क्योंकि 1602 ईस्वी में और 1600 ईस्वी में डच की और इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। और 1600 डच भारत आ चुके थे अपने व्यापार के लिए, इंग्लैंड के व्यापारी भी व्यापार के लिए आ गए थे। तो निश्चित है कि इंग्लैंड, डच और पुर्तगीज में एक कन्फ्लिक्ट होना ही था, और इस कन्फ्लिक्ट में पुर्तगीज काफी पीछे हो गए। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जो मैप, जो यहाँ पर आपने डिटेल देखी है, उसमें आप इस मैप में देख सकते हैं कि ये यहाँ पर आप ये देखेंगे, ये कालीकट है, जहां पर सबसे पहले वास्को डी गामा, ये कालीकट है, वास्को डी गामा जहां सबसे पहले भारत में उतरा था।
जो डिटेल आपने पीछे पढ़ा, ये कोचीन है जिसे सेकंड गवर्नर ने कोचीन के राजा से संधि कर ली थी कालीकट के जमोरिन को डिफीट करने के लिए। और इसके बाद यहाँ पर आप गोवा देख सकते हैं। गोवा को पुर्तगालियों ने पहला राज्य था जिसे 1510 ईस्वी में अपने अंडर में ले लिया था। ये बीजापुर के अंडर में था। ये चौल है जहाँ पर दो लड़ाइयाँ हुई। चौल का युद्ध बैटल ऑफ चौल कहते हैं। और इस दोनों लड़ाइयों में पहले में ये मिस्र और गुजरात की एक ज्वाइंट मिलिट्री थी, जिसमें फर्स्ट बैटल ऑफ चौल में इस गवर्नर का बेटा भी मार दिया गया था। पुर्तगीज गवर्नर का बेटा मार दिया गया था, यानी पुर्तगीजों की हार हुई थी। लेकिन सेकंड बैटल ऑफ चौल में पुर्तगीजों की जीत हुई थी। और इस तरह आप देख सकते हैं कि ये दीव है जिसे पुर्तगीजों ने अपने अंडर में लिया था। ये दमन है जिसे बाद में पुर्तगीजों ने अपने अंडर में लिया था। सूरत भी इनके अंडर में था जिसे बाद में अंग्रेजों ने इनसे छीन लिया था। बेसिन है ये जिसे गुजरात के बहादुर शाह से मिला था पुर्तगीजों को। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि हुगली, ये हुगली है जहां पर नोनो डी कुन्हा ने यहाँ तक अपना व्यापार बढ़ा लिया था। स्टूडेंट्स, इस तरह देख सकते हैं कि भारत में यहाँ से लेकर के पुर्तगीज का व्यापार यहाँ से लेकर के ये पूरा ये एरिया और यहाँ पर भी इनका व्यापार लगभग अपना चल रहा था। और इस एरिया में जो यहाँ पर मिस्र वगैरह आप यहाँ कह सकते हैं, लाल सागर, ईरान की खाड़ी, इन सब तक इन्होंने अपना कब्जा बना के रखा था। स्टूडेंट्स, इस तरह आपने देखा कि किस तरह से पुर्तगाल ने एक खोजकर्ता के रूप में 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के जरिए भारत में कालीकट में कदम रखा। और उसके बाद 1663 तक किस तरह से पूरब और पश्चिम के देशों से लेकर के पूरब के देशों तक इन्होंने अपनी एंट्री की, अपना व्यापार किया। भारतीय राजाओं में गुजरात के राजा को मार भी दिया और भारतीय राजाओं में आपस में संधियां करने लगे। लेकिन इनकी जो पॉलिसी थी, जो मैरिज पॉलिसी थी, उसने काफी टाइम तक 1961 तक भारत में पुर्तगीज कॉलोनी को बनाए रखा। और शायद इनकी जो नीति थी, कहा जाता है कि पुर्तगालियों ने जब भारत अपने व्यापार की शुरुआत की थी तो इन्होंने एक व्यापार करने के नजरिए से तो आई ही, साथ में धार्मिक भावना से भी आए थे। ये अपने धर्म की वृद्धि यहाँ करना चाहते थे, धर्म को बढ़ावा देना चाहते थे। किसी इतिहासकार ने इनके लिए कहा है कि पुर्तगीज भारत में जब व्यापार करने आए तो एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में सलीब यानी क्रॉस, ईसा मसीह का चिन्ह लेकर के आए थे। जब इन्होंने यहाँ पर अथाह धन अथाह व्यापार देखा तो पहले सलीब को नीचे रख दिया, व्यापार करने लगे। और जब देखा कि एक हाथ से व्यापार करना यानी धन बटोरना मुश्किल है, तब इन्होंने तलवार को भी नीचे कर दिया और एक तरीके से यहाँ पर लूट करने लगे। और इस लूटपाट के चलते जब इन्हीं के बराबर के उस यूरोपियन देशों में डच भी यहाँ आ चुके थे, इंग्लैंड का देश भी आ चुका था, तो निश्चित है कि इनकी जो व्यापार की भावना थी, इनकी जो धर्म परिवर्तन की भावना थी, उन दोनों भावनाओं में इनका व्यापार कमजोर हो गया, इनका शासन कमजोर हो गया, इनका प्रशासन कमजोर हो गया। तो निश्चित है कि आगे आने वाले डचों और इंग्लैंड के व्यापारियों से ये हार गए। स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने आपसे पुर्तगीजों के बारे में बात की। सेकंड और थर्ड पार्ट में आपसे डच, इंग्लैंड और फ्रांस के बारे में बात करेंगे। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको अच्छे से देखेंगे तो निश्चित है कि आपको अराइवल्स यूरोपियंस इन इंडिया में जो पुर्तगीजों का पार्ट है, इसमें आपके लिए शायद ही कुछ छूटा हो। आपके एग्जाम के लिए, आपके किसी भी कंपटीशन पेपर के लिए इस पार्ट का सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने है। ओके, थैंक यू।